अध्याय 7 देख रहे हैं। अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। इसके सवाल जवाब देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर हम कवर कर लें। ये कुछ चित्र हैं जिस पे हम वापस लौटेंगे जब भी सवाल में इनके बारे में पूछा जाए। हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। अब धम्मा और धर्म ये दोनों एक ही चीज है। ये धर्म संस्कृत का शब्द है, लेकिन धम्मा ये प्राकृत मतलब लोकल लैंग्वेज जो वहां बोली जाती थी उसका शब्द है। तो इसका उत्तर है अशोका, सम्राट अशोक। व्हाट वाज धम्मा? धम्मा क्या है? धम्मा है कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसका मतलब धर्म की बात हम कर रहे हैं कि क्या चीज होनी चाहिए, एक नागरिक को कैसे अपने आचार विचार रखने चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो समाज में जीने का जो तरीका है वो चीज धम्मा में बताई गई है। मतलब एक इंसान का क्या धर्म है। द प्राकृत लैंग्वेज गेव बर्थ टू द डैश लैंग्वेज। अब प्राकृत ने किसको जन्म दिया? पाली। इसका उत्तर है पाली। What was the purpose of following the policy of धम्मा? धर्म या धम्म की पॉलिसी जो है या धर्म की नीति, इसको अगर इसके अनुयायी बने या कहें इसको फॉलो करें, इसके पाथ पे चले, क्या पर्पस है उसका? तो इसका उत्तर है He followed this policy to uplift the moral of his subjects, though he did not declare Buddhism as the religion of the state. यह हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो उनकी जो नीति थी, उनके अपने धर्म की या अपनी जो उन्होंने एक जब कलिंग का वॉर हुआ और उसके बाद उन्होंने परिवर्तन लाया अपने आप में कि अब मैं कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा या किलिंग नहीं करूंगा, धर्म ये के राह पे चलूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। बहुत सारी बातें जो है वो, क्योंकि वो बुद्धिज्म से प्रेरित तो थे, लेकिन उन्होंने अपना रिलीजन, अपने यहाँ का पूरे क्षेत्र का जो भी उनका एम्पायर था वहां का रिलीजन बुद्धिज्म तो नहीं बनाया, लेकिन यहां जो धर्म की बात है या उनकी जो धर्म की बात है उसको जरूर नीतिगत किया ताकि वो भी फॉलो करें और आने वाले जो लोग हैं वो भी फॉलो करें। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड ऑफ फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो बिल्कुल सही है, इसका ट्रू कर दीजिए। अशोका वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ। अभी हमने उत्तर दिया गौतम बुद्ध की टीचिंग या कहें उनके उपदेश, जो भी उन्होंने कहा धर्म की राह पे किस तरीके से चले, उससे इंस्पायर्ड थे, उनसे अशोक काफी प्रभावित थे। When did Ashoka's inclination towards Buddhism developed? कब अशोक का जो इंक्लिनेशन है बुद्धिज्म की तरफ, यानी कि वो उनका झुकाव कब ज्यादा हुआ? तो उत्तर ये है कि जब हम बात करें इनकी, ये सम्राट अशोक है, यहां पर आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध का भी चित्र है, लेकिन बात हुई थी यहां पर कलिंग की लड़ाई हुई थी 261-62 ईसा पूर्व में। और जब उन्होंने देखा दया रिवर, वहां पर एक रिवर है, कलिंग मतलब उड़ीसा, पुराने उड़ीसा को कहते हैं, वहां पर उन्होंने लड़ाई की और उसके बाद उस भाग को जीता और तकरीबन 1 लाख लोग इसमें मरे। पूरी की पूरी जो दया नदी है वो रक्त रंजित हो गई थी, उसमें खून ही खून था। इसके बाद क्योंकि जब बैटल हुआ, जब लड़ाई हुई कलिंगा की और उन्होंने जीता, उसके बाद उन्होंने जो 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, उसके आफ्टर इफेक्ट्स में वो बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट रिलीजन के करीब गए और फिर उन्होंने कहा कि हम अहिंसा का पाथ लेंगे, जो कि बुद्धिज्म भी कहता है। फ्रॉम वेयर डज द टर्म धम्मा वॉज टेकन फ्रॉम? ये कहां से आए? प्राकृत लैंग्वेज। किसी भी एक रीजन में, जहां पर अभी आप एक छोटा सा इलाका ले लीजिए, वहां पर एक उनकी अपनी भाषा होती है और उस भाषा को प्राकृत लैंग्वेज कहते हैं। वही अगर दूसरी जगह चले जाएं आप, उनकी अपनी भाषा होगी, उसको भी प्राकृत कहेंगे, नेचुरल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज। हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो एम्परर्स, चाइना के एम्परर्स ने बनाया है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है
लेकिन इसमें 6 डायनेस्टीज थी, 6 डायनेस्टीज 2300 साल पहले इसको बनाया गया, और 6 ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इसमें काम किया। सबसे लास्ट में या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्विन डायनेस्टी है, जिन्होंने जो उसका नॉर्थ पार्ट है उसको कनेक्ट किया, उत्तर वाला भाग जो है उसको कनेक्ट किया। What was the language in which the Rock Edict was written? कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? यह ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। The Rock Edicts were written in ब्रह्मी स्क्रिप्ट, और वो ऐसी स्क्रिप्ट में, ऐसी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था जिससे वहां के लोग उसे समझ सके, जो कॉमन लोग हैं वहां के, नेटिव लोग कह सकते हैं, वो समझ सके। Why the Great Wall of China was constructed? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण क्यों हुआ था? उसका कारण था कि मान लीजिए ये बाउंड्री है, यहां पर जो भी एम्परर उस समय रहे उनका साम्राज्य था, यहां पर पशुपालक थे और भी लोग, जो जनरल पब्लिक है वो रहती थी, तो यहां से लोग हमेशा आक्रमण करने चले आते थे, आक्रमण होता रहता था। अब ये बार बार होता रहता था, तो इसकी संभावना को बिल्कुल नलीफाई करने के लिए दीवार बनाना शुरू किया। पहले तो छोटी दीवार से शुरुआत की, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी आप देखेंगे तो 21,196.18 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये विश्व की एक, जिसे कहें, धरोहर है, मास्टरपीस है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हैड अ सिस्टम दैट एट एवरी डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 मीटर देयर विल बी अ बुर्ज। हिंदी में उसे बुर्ज कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं वॉच टावर। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 100 मीटर या 200 मीटर आप गए, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह है, यहां पर बुर्ज होता था, यानी कि वॉच टावर। यहां पर खड़े हो गए, देखा कि इधर इधर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए आगे फिर बढ़ गए और फिर यहां पर वॉच टावर आ गया, फिर आगे बढ़ गए, फिर वॉच टावर आ गया, ऐसे था ये। हिंदी में उसे बुर्ज कहते हैं, बुर्ज। व्हाट इज अ वॉच टावर? अभी हमने डिस्कशन किया वॉच टावर होता क्या है। तो वॉच टावर का मतलब ये होता है कि एक वॉच टावर एक तरीके से फोर्टिफिकेशन है। आप जब फोर्ट होता है तो उसमें हर एक इंटरवल के बाद, हर एक छोटे छोटे भाग के बाद एक थोड़ा ऊंचा सा इलाका बनाया जाता है, या फिर कहें एक बिल्डिंग में ऐसा बनाया जाता है जिससे एक वो ऐसा लगता है जैसे अलग स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। लेकिन उसका काम यही होता है, उसका जो मेन वर्क है वो ये है कि मान लीजिए अगर मैं आपको दीवार बना के दिखाऊं, दीवार में एक बीच में हमने बुर्ज बना दिया, जैसे दीवार है, यहां पर बुर्ज बना दिया, फिर आगे बढ़ाए, यहां बुर्ज बना दिया। तो यहां पर खिड़कियां होती थी, यहां पर अब हर जगह तो लोग नहीं खड़े हो सकते, यहां पर एक एक आदमी, दो दो आदमी को खड़ा कर दिया गया। अब वो वॉच रखेगा, वो देखेगा कहां क्या हो रहा है। तो वॉच टावर भी बहुत जरूरी है, केवल दीवार बना के तो फायदा नहीं है। द सिटी ऑफ उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द रूट फ्रॉम डैश टू डैश। कहां से कहां तक है? नॉर्थ से साउथ। अगर मैं आपको यहां बताऊं तो आप देखेंगे कि उज्जैन यहां है, ये नॉर्थ भाग कहलाता है हिंदुस्तान का, और ये साउथ भाग है, तो उसके दरमियान है ये। नेम द एम्परर हु वाज आल्सो ग्रैंडफादर ऑफ अशोका। यहां पर चलते हैं, देखिए अशोका द ग्रेट के पिताजी थे बिंदुसार, और उसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके दादाजी कौन हुए? ये तो पिताजी हो गए, ये दादाजी हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने ही ये जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन एम्पायर है, या मौर्य वंश की स्थापना की थी। यही इनके दादाजी भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य साहब। नेम द 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसमें जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और उसके बाद सम्राट अशोक। फिर से एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, और उसके बाद अशोक द ग्रेट, जिनकी हम बात कर रहे हैं। नेम द वाइज मैन प्रेजेंट इन चंद्रगुप्त मौर्य's एम्पायर। तो कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री, बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। अब अगर केवल इन्हीं को देखते हुए चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक आदमी है, लेकिन इनके साथ जितने इनके नेता है, ये कहें इनके मंत्री हैं, वो पूरे देश को चलाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो शासक थे या एम्परर थे, इनके साथ एक अगर अच्छा मंत्रिमंडल ना हो तो इनके मंत्रिमंडल, या कहें कि इनके सानिध्य में इनके साथ काम करते थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं।
और इनका संकलन जो है किताब में हुआ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अभी आज तक उसकी वैल्यू है। तो चाणक्य थे और वो इंटेलिजेंट या वाइज मैन थे जिनके कारण चंद्रगुप्त मौर्य इतने अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाए। नेम अदर नेम्स ऑफ चाणक्य, अभी मैंने बताया, कौटिल्य, और एक और नाम है विष्णुगुप्ता। तो चाणक्य बोला जाए, कौटिल्य बोला जाए या विष्णुगुप्ता, सब एक ही हैं। 2 years after the Kalinga War, Ashoka inscribed his message on the सारनाथ पिलर। तो ये सही है, आपको मैं दिखा देता हूं। ये बात हो रही है ये सारनाथ पिलर की, और इसी पे इन्होंने इंस्क्रिप्शन जो है वो आपने लिखवाया था। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो वो कहना चाहते हैं या धर्म की बात आगे पहुंचाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उनके जो उनके साम्राज्य में लोग हैं उसे समझें, पढ़ें, इसीलिए उन्होंने इस पे इंस्क्रिप्शन कराया 2 साल बाद। कहां? कलिंग वॉर के बाद, ये सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें। नेम अ प्रॉस्परस किंगडम लाइंग बिटवीन द रिवर्स गोदावरी एंड महानदी। तो गोदावरी और महानदी के बीच में आता है कलिंग। यहां पर देखा जाए, हम इस कलिंग की बात कर रहे हैं, ये 2 नदियों की बात हो रही है, तो इनके बीच में कलिंग है। कलिंग बेसिकली दक्षिणी, आप कहें आज के उड़ीसा का पोर्शन मान सकते हैं। हाउ वर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स। एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, और ये किंगडम मतलब होता है केवल राज, यानी एक छोटा जगह होगी, बहुत छोटी नहीं, मतलब जनपद जैसी नहीं, महाजनपद जैसी, लेकिन एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो ये जो जहां पर आप लाल 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 बिंदु देख रहे हैं, ये सारा मौर्यन एम्पायर में आता था, क्योंकि यहां पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, यहां पर अभिलेख मिले हैं, हमें पता चला है कि एविडेंस से कि यहां तक फैले थे। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये 3 बहुत मुख्य शहर थे जहां पर हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एम्पायर था, ये इतना बड़ा इलाका एम्पायर ही कहलाएगा, किंगडम नहीं कहलाएगा। तो आप लार्जर कह सकते हैं, एम्पायर साम्राज्य बहुत बड़े थे किंगडम से। विच ऑफ द 2 आर लार्जर, एम्पायर और किंगडम? अब आप बताइए क्या उत्तर है इसका। एम्पायर, साम्राज्य। फ्रॉम हुम डज द एम्परर कलेक्टेड टैक्स। अब देखिए, जब हम साम्राज्य की बात कर रहे हैं या एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ा इलाका होगा, और उस बड़े इलाके को गवर्न करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, उस पर शासन प्रशासन चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स रखने होंगे, बहुत बड़ी आर्मी रखनी होगी अपने साम्राज्य को सेफगार्ड करने के लिए, सबको तनख्वाह देनी होगी, बाकी आर्मी को पैसा देना होगा, शस्त्र देने होंगे। तो ये सब तो टैक्सेस से हो पाएगा, कर से हो पाएगा, गिफ्ट से तो हो नहीं पाएगा। तो किस किस से लिया जाते थे? किसानों से, पशुपालकों से, हस्तशिल्पकारों से, और साथ में इन्होंने क्या किया कि कई बार देखा गया कि जो रास्ते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रास्ता इनकी तरफ से गुजर रहा है तो उस पर भी इन्होंने टैक्स लगाया आने जाने वालों पे। नेम द बुक फ्रॉम विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज नोन। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो कौटिल्य हैं, या हम विष्णुगुप्ता की बात कर रहे थे, या फिर जो तीसरा नाम मैंने लिया जो कौटिल्य, विष्णुगुप्ता और चाणक्य, ये तीनों एक ही बंदा है, एक ही नाम है। इन्होंने जो किताब बनाई या उनके बाद का जो संकलन हुआ, वो किताब है अर्थशास्त्र। उसमें हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, या मौर्य साम्राज्य के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थशास्त्र? अर्थ मतलब होता है पैसा, शास्त्र मतलब उसका ज्ञान। तो अर्थशास्त्र एक किताब है जिसमें चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, इनके विचार थे, और इसमें यह था कि किस तरीके से यहां पर शासन प्रशासन होता था उस जमाने में, उस पीरियड की बात मैं कर रहा हूं। यह सवाल है। अगला सवाल है, द पर्सन हु डिसाइफर्ड द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द। अब जो भी कुछ लिखा था इंस्क्रिप्शन में, जो अभिलेख हैं अशोका के और बाकियों के, उसमें क्या लिखा है उसको समझना। डिसाइफर करना मतलब उसको समझना, क्योंकि वो तो उस भाषा में लिखा होगा उस जमाने की, उसको कैसे समझा गया। तो जो एम्प्लॉय था जिसने इसको समझा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो ये ट्रेडिंग के तौर पे आए, ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। उस कंपनी का शुरुआती कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ पाटलिपुत्र? पटना। आप ये देखिएगा,
इसे कहते हैं ना, एक जो पिक्चर होती है वो 1000 से लेकर 10,000 वर्ड के बराबर होती है। अब ये जो पाटलिपुत्र आप देख रहे हैं, ये आज की बिहार की राजधानी है पटना। Then the ruler who tried to convey his message to the people through inscriptions. अब इसका उत्तर तो हमने काफी डिस्कशन में ले लिया। अशोक ऐसे राजा हुए, ऐसे तो कई राजा हुए, लेकिन ये वाहिद राजा हुए जिन्होंने अपना जो मैसेज है, चाहे वो आदेश हो, चाहे वह उसके बाद उनकी धर्म या धम्मा के उपदेश हो या डिस्कशंस हो, वो सारे उन्होंने अभिलेखों पे, अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थरों पे या धातुओं पे लिखे जाते हैं। What was the ancient name of coastal Odisha? कलिंग। इसी की लड़ाई के बाद हृदय परिवर्तन हुआ सम्राट अशोक का। कलिंग कहते हैं उसे, कलिंग। Why did अशोका डिसाइडेड, एक मिनट में एक काम करता हूं, आपको जरा दिखा भी दूं। ये है कलिंग, ये है कलिंग इलाका। Why did अशोका डिसाइडेड टू गिव अप वॉर्स? हुआ यह था कि जब 261-262 ईसा पूर्व, इसमें जब अशोका ने 8 साल बाद, वो जब राजा बन गए थे उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्षेत्र था, स्वतंत्र क्षेत्र था, उसे जीता। लेकिन जो जीता उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख से ज्यादा लोग इसमें जायद हो गए, यानी कि मर गए। एक दया रिवर है और वो खून से रक्त रंजित हो गई। बस ये देखते ही उन्होंने कहा कि हमें मिला क्या, इतने सारे मॉन्क्स, इतने सारे ब्राह्मण्स, इनको मार दिया हमने। ये भी मरे, आम लोग भी मरे, और जो लोग मरे उनका जो परिवार है वो भी बेचारा इतना दुखी हो गया, उसका आगे क्या होगा। तो इन्होंने डिसाइड किया, ही वॉज हॉरिफाइड बाय द वायलेंस, यानी कि जो हिंसा उन्होंने की थी, या कहें हिंसा जो होती है वॉर में, और जो खून बहा था, कई लोग अपंग हो गए, अंधे हो गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। ये जो लड़ाई के समय ये चीजें होती हैं, जो आज भी हम देखते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये तैयार किया गया कि पूरा का पूरा, जो एक पूरा का पूरा ये कहें कि कॉन्टिनेंट यूरोप लड़ रहा था, वो सब अब आपस में इन्होंने बाउंड्री फ्री कर दी, जिसे हम कहते हैं कि भाई फ्री, कि आप लड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे बड़े बड़े नाटो वगैरह बन गए कि कहीं भी लड़ाई होगी तो हम इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ है। लेकिन बात यह है कि जो नेता बन के बैठे हैं देश के, हमारे पूरे विश्व के, जहां लड़ाई होती है वो अपने हथियार सबसे पहले पहुंचाते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी और नाम ले लीजिए आप। नेम अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग दी सेंट्रल एशिया। बात यहां हो रही है इधर की, वो आपका इसका उत्तर खुद ही बताएंगे। ये गेटवे की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ वेस्ट, ये ना, क्या उत्तर है इसका? दिखा आपको कुछ? तक्षशिला। फिर से दिखाता हूं, ये है तक्षशिला। Administration of the important Mauryan provinces was placed under the control of, जो सबसे इंपॉर्टेंट मौर्यन प्रोविंसेस थे, जिनका 3 का हमने पहले भी नाम लिया। एक था तक्षशिला, यहां पर हो गया उज्जैन, और तीसरा था यहां पाटलिपुत्र। तो ये उज्जैन और तक्षशिला तो रॉयल प्रिंसेस। अब पाटलिपुत्र या कहें पटना से, वहां पर तो एम्परर खुद ही थे, यानी जो सम्राट थे, तो आसपास के इलाकों को तो बहुत अच्छी तरीके से वो सुपरवाइज कर सकते थे, उनको गाइड, शासन कर सकते थे उन पे। लेकिन ये दूर दराज के जो इलाके हैं, इतना दूर अगर आप तक्षशिला चले जाएं या फिर यहाँ पर उज्जैन चले जाएं, आज भी ट्रेन से हमको काफी समय लग जाता है। तो जमाने में तो ट्रेन वगैरह हुआ नहीं करती थी, केवल घोड़े या फिर किसी बहुत स्लो तरीके से वहां जाना होता था, बग्गी से। यहाँ पर उनको भेजा जाता था, रॉयल प्रिंसेस को, यानी कि राजकुमारों को भेजा जाता था, वो जो यहाँ पर राज करते थे या यहाँ का प्रशासन देखते थे इस इलाके का। List one of the major problems that troubled Ashoka in later years of his rule. पहली चीज तो ये था कि इनके जो ग्रैंडसन थे वो गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब इस राजा का हम देखें, अगर अब कलिंग वॉर के बाद जो हुआ, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि पूछे मत। इन्होंने कहा लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है। ये इसलिए दुखी थे कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, लड़ जाते हैं, पड़ोसी लड़ जाते हैं, आपस में खून खराबा हो जाता है, चोरी कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। इतनी अच्छी बात उन्होंने कही कि ये सब इन्हें दुख पहुंचा इस चीज से। लेकिन जब बेचारे जब ये जाने लगे, तब देखा कि इनके जो ग्रैंड सन थे, यानी कि इनके पोते, वो आपस में इसी सिंहासन के लिए लड़ने लगे, फाइट करने लगे।
अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स हु वर नोन एज दी, इसको कहते हैं धम्म महामत्ता। हुआ ये कि जब कलिंग की लड़ाई हुई और उसके बाद राजा का हृदय परिवर्तन हो गया, तो इन्होंने देखा कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इनके एम्पायर में अलग अलग रिलीजन के लोग थे, लड़ रहे थे। वहां पर जो पड़ोसी थे यानी कि नेबर्स वो लड़ रहे थे, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी लड़ रहे थे आपस में। इसी तरीके से जो स्लेव्स थे और ये कहें लेबरर्स थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने देखी कि मेरे साम्राज्य में हो क्या रहा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा मार काट, और जिससे मैं बच गया हूँ, जो मुझे सत्य की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि ये मार काट में कुछ नहीं रखा भाई, प्यार मोहब्बत में सब कुछ रखा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर्स नियुक्त किए जिनको कहा गया धर्म महामत्ता। उनको भेजा गया इनके एम्पायर में हर जगह पे, और बाकायदा इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख लिखे गए, और इन धर्म महामत्ता को कहा गया कि आप एक काम करिए, इसको पढ़ के सुनाइए उन लोगों को जिन लोगों को पढ़ना ना आता हो, ये इनको आप पढ़ के सुनाएंगे। जो पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे मैसेंजर जो हैं इन्हीं में से वो भेजे सीरिया, कई जगह भेजे। जैसे मैं एक आध दो नाम अगर ले लूँ, इजिप्ट, कई जगह भेजे, मुझे अभी पूरे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई जगह विदेशों में भी भेजे। धर्म महामत्ता वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। बिल्कुल सही है, ट्रू। नेम द स्क्रिप्ट विथ नो डिसेंडेंट्स एंड विच बिकेम एक्सटिंक्ट बाय 400 CE। तो जो स्क्रिप्ट है इसका नाम है करोष्ठी। अच्छा, ये किताब में नहीं दिया हुआ है, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसके आगे और नहीं बनी कुछ, उसके डिसेंडेंट कुछ नहीं थे, और ये खत्म हो गई, या ये कहें इसका ये आगे नहीं बन पाई या आगे नहीं रही 400 CE जो कॉमन एरा है। नेम वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी इंक्लूडिंग उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा। तो क्या रहा, अब आप देखिए, बताइए मुझे। ये पाटलिपुत्र है, ये उज्जैन है, तीसरा क्या है, ये जो ब्लैक में दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। क्या हुआ इसका उत्तर, तक्षशिला। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्रा रिटन बाय द मेगास्थेनीज, इट हैज डैश टावर्स एंड डैश गेट्स। तो मेगास्थेनीज को पहले मैं आपको दिखा दूं, पता तो चले हैं कौन ये है मेगास्थनीज साहब। ये आए थे सेल्यूलस निकेटर, जो उस समय यूनान ग्रीस के शासक थे, उनके राजदूत एम्बेसडर बन के आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के रॉयल कोर्ट में। तो इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, जो इन्होंने देखा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य साहब निकलते हैं तो कितने आलीशान तरीके से निकलते हैं, लोग इतना नाचते गाते हैं, वो खाना जो है वो खाते नहीं हैं, उनका पहले नौकर खाता फिर वो खाते हैं, एक ही बेड पे 2 रात से ज्यादा नहीं सोते। इस तरीके से इन्होंने कई सारी चीजें लिखी। तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने ये भी बताया कितने टावर्स थे, कितने गेट्स थे। तो इसमें बताया गया 570 टावर। टावर क्या होते हैं, बुर्ज, जहां से वॉच टावर, जहां से देखा जाता है, निगरानी की जाती है, और 64 प्रवेश द्वार, गेट्स थे। There are around 41 cities where the inscriptions and edicts were found। ये फॉल्स है। इसका एग्जैक्ट नंबर क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर हमको गिनना पड़ेगा। ये जो सारी सिटीज है ना, रेड इसको गिनना पड़ेगा, लेकिन ये 41 नहीं है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द रॉयल प्रिंसेस वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स। तो जो रॉयल प्रिंसेस है, राजकुमारों को यहां भेजा जाता था, क्योंकि यहां जैसे मैंने बताया एम्परर तो यहां से शासन कर रहा है। तक्षशिला और उज्जैन जैसे इलाकों में वहां पर राजकुमारों को भेजा जाता था एज गवर्नर्स। सेल्यूलस निकेटर बिलोंग टू, अभी मैंने उत्तर दे दिया, ये यूनान यानी कि ग्रीस के शासक थे उस जमाने में, जिनके राजदूत मेगास्थनीज हिंदुस्तान आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। नेम द रीजन दैट वाज पॉपुलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैंकेट ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। तो नॉर्थ वेस्ट, इसमें केवल इतना नॉर्थ वेस्ट बताया गया है, तो इसलिए हम इसको केवल नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये इलाका आप मान लीजिए ब्लैंकेट्स के लिए। नेम द सिटी डिस्कस्ड इन द डिटेल्ड वे बाय मेगास्थनीज। तो इन्होंने पाटलिपुत्र या पटना के बारे में बताया, जिसमें आपने देखा कितने गेट्स थे, कितने प्रवेश द्वार थे, कितने बुर्ज थे, बताया उन्होंने। तो पटना के बारे में उन्होंने बताया था। The lions that we see in our currency notes and coins are taken from the Ashok pillars located at, पहले मैं दिखा दूं आपको, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये शेर जो हमारे रुपयों पैसों में आप देखते हैं,
ये यहां से लिए गए हैं। ये है सारनाथ। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, पिलर है, उस पे ये शेर है, वहां से लिए गए। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय अशोका वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि यहां पर इनके ग्रैंडफादर अशोक द ग्रेट के ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं से इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ही इसको स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सही है इसका उत्तर। नेम एन एनिमी ऑफ धननंदा हु हेल्प चंद्रगुप्ता टू सीज द थ्रोन ऑफ मगध। तो ये भी आपके किताब में नहीं है, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देता हूं, कौटिल्य। ध्यान रहे कि चंद्रगुप्त का जब भी नाम आता है, मौर्य का जब भी नाम आता है, तो इनके साथ कौटिल्य या विष्णुगुप्ता, या फिर आप कहें एक और क्या नाम था, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्ता हो गया और चाणक्य, ये तीनों एक ही आदमी हैं। और इन्हीं के दिमाग का खेल था, इन्हीं की समझदारी का खेल था, वाइज मैन थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, जिससे चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित थे और वो उनके हिसाब से काम करते थे। तो जो एनिमी है धननंदा, जिन्होंने मदद की ताकि वो मगध का थ्रोन, सिंहासन प्राप्त कर सके, वो कौटिल्य है। Which area was under the direct control of the emperor? पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था, तो the area around पाटलिपुत्र was under the direct control of the emperor। यहां दिखा दूं आपको, क्योंकि ये राजधानी थी, मेन राजधानी थी, इसके आसपास का एरिया जो था वो अशोक सम्राट और बाकी जितने भी सम्राट हैं उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था। बाकी जगह वो गवर्नर्स बना के राजकुमारों को भेजा करते थे। नेम सम ऑफ द कंट्रीज वेयर अशोका सेंट हिज ऑफिशियल्स टू स्प्रेड धर्मा। मैंने आपको कहा था 2-3 नाम आएंगे, इसमें सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है। तो धर्म महामत्ता इन्होंने जो बनाए थे वो आपके पूरे साम्राज्य में जाते थे। इसके अलावा इन्होंने कई ऐसे जगह भी अपना जो उपदेश है या अपनी जो टीचिंग है या अपनी जो सोच है उसको या अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका भेजा। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका's लाइफ? यही है कलिंग की लड़ाई, बैटल ऑफ कलिंगा। ये पॉइंट ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, या उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी ज्यादा किलिंग हो गई, इतनी ज्यादा खून खराबा हो गया, और बगैर किसी बात के। आप कोई स्वतंत्र देश है, उस पर जाके चढ़ाई कर रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं, क्या फायदा इस चीज से? ऐसे राज से या ऐसे जमीन से या ऐसे पैसे से क्या फायदा जब आप किसी को नुकसान पहुंचा के ले रहे हैं? व्हाट वर द क्रॉप्स दैट द इंडस पीपल कल्टिवेटेड? इसमें है पल्सेस, व्हीट, बार्ली, पीज, राइस, सेसमी, लाइनसीड, मस्टर्ड। तो दालें हो गई, गेहूं, जौ, मटर, चावल, इसमें सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, तिल हो गया, लाइन सीड, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो ये जो सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल इसमें नहीं है, कहते हैं आपकी किताब में, लेकिन इसके पहले जरूर इसको दिया गया है। ठीक, ये जो लाइन सीड मैं आपको बता रहा था, ये इसको हम कहते हैं अलसी, ध्यान रहेगा, अलसी। अब ये 2 सवाल है आप लोगों के लिए, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि इनमें से किसी एक का भी अगर आप उत्तर देंगे तो मैं ये मान सकता हूं कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया है। मैं इंतजार करूंगा इसके उत्तर का। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।